मॉर्निंग। स्वागत है बेटा आर्यंत क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बेटा 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस की। और 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में जो हमने सबसे पहले बात की है वो बात की है संविधान की, कि ये जो पढ़ने जा रहे हैं हमारे सिलेबस के जो अनुरूप है कि भारतीय संविधान का निर्माण क्यों किया गया था। और स्टूडेंट्स, जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें संविधान की बहुत ही अहम मान्यता होती है, और उस अहम मान्यता में हमें हमारे भारतीय संविधान को, भारतीय कानून को, भारतीय जो कानून है उसकी रूपरेखा को बेटा सबसे पहले जानने का अवसर मिलता है। और हमें यह जानना जरूरी है कि हम भारतीय संविधान की बात किस प्रकार करेंगे। तो 11th क्लास की बात कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस की। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को बताया गया है। तो भारतीय संविधान, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि भारतीय संविधान जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी, यही चल रहा था हमारा टॉपिक, कि भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो बेटा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। मैंने बताया था कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसमें सर्वसम्मति से मतलब जितने भी संविधान जो बना रहे थे उस सभा में जितने सदस्य थे, उन सदस्यों में सबसे बुजुर्ग सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया था। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, देखिए यहां मैं लिख देता हूं प्रथम बैठक। अब ये बैठक किसकी हो रही है? संविधान बना रहे हैं, तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की, किसकी बेटा? संविधान सभा की। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। अब बात ये उठती है कि सर, जब अध्यक्ष ही बना रहे हैं तो अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाए गए? तो अस्थायी अध्यक्ष इसलिए बनाए गए थे कि जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सभा का, समिति का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था। ध्यान देना स्टूडेंट्स, कि जो अध्यक्ष बनाया गया था वो समिति का सबसे बुजुर्ग सदस्य था। और उन जो बुजुर्ग सदस्य थे या सबसे उम्र दराज जो व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये प्रथम जो बैठक हुई थी कहां हुई थी? ये प्रथम बैठक वर्तमान जो हमारा संसद भवन है। तो देखिए बेटा कि भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो जो वर्तमान संसद भवन है वो नई दिल्ली में है। और संसद भवन के उस समय, कब? 9 दिसंबर 1946 को केंद्रीय कक्ष में ये बैठक हुई थी, ठीक है ना। अध्यक्ष बना दिया अस्थायी। उसके बाद समिति के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि अध्यक्ष तो स्थायी होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान को बनने में समय लगेगा। तो इन्होंने संविधान की क्या की बेटा? दूसरी बैठक बना दी। तो संविधान की दूसरी या द्वितीय बैठक। अब ये जो द्वितीय बैठक बनाई है ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अध्यक्ष बना दिए स्थायी। और स्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बेटा भारतीय संविधान सभा की समिति के सदस्य थे और इनको स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की समिति के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और प्रथम राष्ट्रपति के साथ साथ ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। कितनी बार राष्ट्रपति रहे हैं? 2 बार राष्ट्रपति
रही हैं। ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति रहे। नहीं, अब तक की अगर हम बात करें तो अब तक सभी व्यक्ति एक एक बार ही राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उस समय अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो कौन है, रामनाथ कोविंद। कौन है बेटा, रामनाथ कोविंद। तो वर्तमान जो राष्ट्रपति है, वर्तमान का मतलब अभी आपके 2020 चल रहा है, तो 2020 में जो अध्यक्ष है या राष्ट्रपति है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो रामनाथ कोविंद है बेटा। ये नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन है, रामनाथ कोविंद। ठीक है। अब संविधान सभा बनना कब स्टार्ट हो गया था, 9 दिसंबर 1946 को। और बनकर कब पूरा हुआ था, बनकर यह संविधान पूरा हुआ है 26 नवंबर 1949 को। तो अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 वाली जो बात है कि जब संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने बनकर अधिनियमित और उसको आत्मसमर्पित कर लिया, और संविधान को बनने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। तो समय लगा संविधान को बनने में, तो जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कितने दिन का समय लगा था बेटा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था। तो कितना समय लगा था स्टूडेंट्स, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए कि एक तिथि है जो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, डेट है, और वो डेट है 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान जब बनकर 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, तो भारतीय संविधान को ध्यान देने योग्य बात है। और ध्यान देना कि 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हो गया, तो इसको लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया। तो लागू जो किया गया था भारतीय संविधान, वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और 26 जनवरी का महत्व आप जानते ही हो कि इस दिन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है भारतवर्ष में। संपूर्ण भारत में रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है ये रिपब्लिक डे, 26 जनवरी 1950 को। तो बेटा ये जो 26 जनवरी ये तिथि है, इस तिथि को क्या हुआ था कि भारत देश में सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को पूर्ण स्वाधीन घोषित कर दिया कि भारत स्वतंत्र होगा और ब्रिटिश सरकार से मुक्त होगा। ब्रिटिश सरकार का कोई भी कानून भारतीयों के अनुरूप नहीं चलेगा, क्योंकि भारतीयों का जो कानून होगा वो भारतीयों के लिए ही होगा और भारत के लोगों की इच्छा अनुसार वह कानून बनेगा। ये बात ध्यान रखने योग्य है। तो 26 जनवरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 26 जनवरी 1930 और यहाँ बनकर तैयार हो गया था 49 में, इसलिए 2 महीने रोका गया और भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये बेटा बात आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, ये डेट्स ध्यान रखना कि बनना कब स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तिथियां हैं भारतीय संविधान की, इनको याद रखना है। तो हम बात कर रहे थे कि 1757 से, कब से बेटा, 1757 से। तो 1757 जब पहली बार प्लासी का युद्ध हुआ था, तो अंग्रेज जो लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करने आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना राजनीतिक स्वरूप भी भारत में कायम कर लिया। और 1757 से 1947 तक यह जो हमारा वर्तमान में जो स्वतंत्र भारत है, ये ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ब्रिटिश भारत के नाम से इसको जाना जाता था। इसी बीच एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, उस क्रांति को 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो भारतीय संविधान है, इसको संविधान सभा ने कब अंगीकार किया था।
क्वेश्चन उठता है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकार किया था। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना। अंगीकार का मतलब क्या होता है बेटा? स्वीकार करना। अर्थात यह बनकर कब तैयार हुआ था? तो भारतीय जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने समिति के सदस्यों से यह संविधान को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। यह क्लियर हो जाएगा कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया था। ठीक है ना बेटा? कब इसको आत्मसमर्पित किया गया था? 26 नवंबर 1949 की यह बात है। अब आती है कि यह जो भारतीय संविधान है यह कैसा संविधान है। तो देखिए, संविधान के दो रूप होते हैं, एक संविधान लिखित होता है और एक संविधान अलिखित होता है। तो ये जो भारतीय संविधान है ये लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान। अब भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का या बनने में समय लगा था। ठीक है ना? 7 किलो चांदी के पन्नों पर इस भारतीय संविधान को अंकित किया गया है। ठीक है ना? भारतीय संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है? भारतीय संविधान का जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। किसको माना गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना गया है। अब पूछता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? तो आगे देखिए। तो बेटा, भारतीय संविधान में 395 तो अनुच्छेद हैं। ये बेसिक सी जानकारी ले रहे हैं हम भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है 395। उसके बाद आते हैं भाग। तो भाग है 22। उसके बाद पूछता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या है 12। ये बात कर रहे हैं वर्तमान की। वैसे संविधान की संख्या और भी बढ़ गई है, क्योंकि किसी भी संविधान में अगर 150 से अधिक शब्द हो जाए तो उस संविधान को खंडों में विभक्त कर देते हैं, जैसे अनुच्छेद 19। ठीक है? अब आप याद सोच रहे होंगे कि ये 395 अनुच्छेद हमारे याद कैसे होंगे। तो बेटा, पैनिक होने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। जब कहते हैं ना कोई किताब बनी है तो पढ़ने के लिए बनी है, जब पढ़ते हैं तो याद होता है। अब तक हमने पढ़ाई नहीं तो याद कैसे होगा? सीधी सी बात तो यह है कि जब हमने कुछ पढ़ाई नहीं तो याद कैसे होगा, और जब हम पढ़ेंगे तो उसको याद होना पड़ेगा, है कि नहीं? जब हम पढ़ेंगे तो वह ऑटोमेटिकली हमारे याद हो जाएगा। आप लोग 11th क्लास में आए हो, आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चयन किया है, ज्योग्राफी का चयन किया है, तो ये बातें धीरे 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 आप लोग सीखोगे। समझ रहे हो कि ये जो बातें हैं ये धीरे धीरे सीखोगे। अब पूछता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। तो बताइए, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 395। भाग कितने हैं? 22। अनुसूचियां कितनी है? 12। तो ये सभी चीजें आपको बेटा ध्यान रखनी है। अब ये जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये भी आपको याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। तो स्टूडेंट्स, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। अब पहला क्वेश्चन बन गया कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो सीधी सी बात है, जब सबसे बड़े के बारे में पूछ रहा है तो वो छोटे के बारे में भी पूछ सकता है। तो सबसे छोटा संविधान किस देश का होगा? जल्दी बताइए। तो सबसे छोटा जो संविधान होगा वो अमेरिका का होगा। किसका होगा बेटा? अमेरिका का। तो सबसे छोटा संविधान किसका? विश्व का। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। जहां विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, उसी प्रकार अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं। ओनली ऑन 7 आर्टिकल हैं अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने अनुच्छेद है बेटा? 7। एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा। अब भारतीय संविधान मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी का हमको अध्ययन करना है। ठीक है ना? संघीय कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्य कार्यपालिका, तो इन सभी चीजों का बेटा हमें धीरे धीरे क्या करना है? अध्ययन करना है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को।
कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। और सबसे छोटा संविधान बताइए? अमेरिका का। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। और अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। ध्यान रह जाएगा। अब आगे देखो बेटा कि जब भारतीय जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान, कैसा संविधान है? लिखित। मैंने बताया था संविधान 2 प्रकार के होते हैं, एक लिखित होता है, दूसरा अलिखित होता है। तो लिखित संविधान और अलिखित संविधान। अब जो लिखा हुआ संविधान है वो किस पर आधारित होगा? वो बेटा एक संग्रह पर आधारित होगा, एक लिखावट के आधार पर आधारित होगा कि जो संविधान लिखा जा चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, उसमें बदलाव किया जा सकता है। संविधान को बदला नहीं जा सकता, उसमें बदलाव किया जा सकता है। ठीक है ना? तो लिखित संविधान भारत का। और अलिखित जो संविधान होता है वह अलिखित संविधान आनुवांशिक, वंशानुगत या पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर वह संविधान चलता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन से समझ रहे हो ना, इंग्लैंड का संविधान जो कि क्रिकेट का जन्मदाता है। इंग्लैंड जो देश है, जैसा कि आप सभी जानते हो, क्योंकि आजकल के बच्चों की जो रुचि होती है वो क्रिकेट में अधिक होती है कि नहीं होती? तो लिखित संविधान भारत का और अलिखित संविधान ब्रिटेन का। ध्यान रखना, किसका? ब्रिटेन का। यहां ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब हमें भारतीय संविधान में किन किन चीजों के बारे में अध्ययन करना है? भाई भारतीय संविधान में हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का, भारतीय संविधान में भारतीयों का जो कानून बनाया है उसका पूर्ण रूप से हमें अध्ययन करना है कि किस किस प्रकार से यह भारतीय संविधान बनाया गया है। ये एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है ना? क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सबसे बड़ा भारत का संविधान, कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद। सबसे छोटा अमेरिका का संविधान, कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद। तो बेटा ये जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए अपनी किताब में, कॉपी में, और यह क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे देखिए बेटा कि जैसे कि हमने बात की थी कि राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। उसके बाद बात हमने ये की थी कि भारतीय संविधान का जनक कौन है? भारतीय संविधान का जन्मदाता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395। भाग कितने हैं? 22। अनुसूचियां कितनी है? 12। तो भारत के संविधान को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करना हो, क्योंकि किसी भी चीज को जब लिखा जाता है तो सबसे पहले एक प्रस्तावना अर्थात छोटा सा एक सार लिखा जाता है, सारांश लिखा जाता है। उस प्रस्तावना में पूरे भारतीय संविधान का निचोड़ लिखा गया है। और ये जो प्रस्तावना होती है ये बेटा प्रत्येक बुक में, आपकी प्रत्येक जो बुक है ना उसके सबसे पीछे लिखी हुई होती है, जिसे प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, जो 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये लागू कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। ये भी ध्यान रखना है। और उद्देशिका प्रस्ताव समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना? ये भी 2 बार रहे हैं अपने शासनकाल में। ऐसे प्रधानमंत्री तो 2 बार बहुत से रह चुके हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री तो 2 बार कई लोग रह चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? महिलाओं की अगर हम बात करें तो भारत महिलाओं में जो प्रधानमंत्री बनी है पहली, वो भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन है बेटा? श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसे भारत की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहा जाता है, वैसे ही आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। तो हम प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो प्रस्तावना देखिए मैं आपको बोल के सुनाता हूं। भारतीय संविधान में संविधान को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले किसका अध्ययन करना चाहिए? प्रस्तावना का अध्ययन करना चाहिए। फिर उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना, ठीक है ना, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है।
प्रस्तावना, जिसे किसके नाम से जाना जाता है बेटा? उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बात ये बनती है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ध्यान रखने योग्य बात है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख सिर्फ 2 बार हुआ है, और 2 बार हुआ है। जो पहली लाइन है उसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को, बस ये 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत की पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। कितनी बार हुआ है बेटा? 2 बार हुआ है। ये चीजें आपको, ये नहीं है कि 11th-12th में पढ़नी है, ये चीजें आपको बेटा आगे तक काम आएंगी। जब तक आप कहते हैं ना कि नौकरी से ही मतलब नहीं है, जब तक आप इस संविधान को पढ़ोगे, भारतीय कानून को जानोगे, तब तक आपको ये चीजें काम आएंगी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो प्रस्तावना की बात करें तो जो प्रस्तावना होती है वो देखिए, सभी को दिख रहा होगा कि इस उद्देशिका के माध्यम से यह प्रस्तावना यहां दिखी हुई है। ठीक है ना? अब इस प्रस्तावना में क्या क्या लिखा हुआ है आप सभी को दिख रहा है कि हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है बेटा? हम भारत के लोग, भारत को, जैसा कि मैंने यहां लिखा है। तो भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो देखिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ध्यान देना, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, आप इस किताब में देखिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जो कि समता लिखा हुआ है, ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा ने देखिए, आज तारीख 26 नवंबर 1949, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है ना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी ध्यान देना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को संविधान समिति द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया है। यह भारत की प्रस्तावना है, और भारत की जो प्रस्तावना है इसे संविधान का हृदय व संविधान की आत्मा कहा जाता है। कि जो भारत की जो प्रस्तावना है इसे संविधान का हृदय व आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संविधान का हृदय व आत्मा भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। जैसा कि मैंने बताया है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है। फिर भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं के बारे में बेटा हम अध्ययन करते हैं। तो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहली जो विशेषता आती है, देखिए, प्रस्तावना हो गई, सभी किताब अपने पास रखें, किताब में लिखा हुआ है, पैटर्न आपका एनसीईआरटी है, भारतीय संविधान की हम बात कर रहे हैं। अब भारतीय संविधान और संविधान की विशेषताएं, ये विशेषताओं के बारे में हमें अध्ययन करना है। अब इन विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने से पहले आप लोग अपनी किताब उठाइए, एक बार प्रस्तावना को देखिए और उसको एक बार आप लोग पढ़िए। ठीक है, जल्दी से पढ़िए सभी स्टूडेंट्स। तो देखिए बेटा, हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं को। किसको पढ़ने जा रहे हैं? संविधान की विशेषताएं। अब जो विशेषताएं हैं, इनमें पहली जो विशेषता आती है वो आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। पहली जो विशेषता आती है वो आती है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। यह भारतीय संविधान की पहली विशेषता है।
कौन सा है बेटा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। कि भारतीय जनता ही भारतीय संविधान की निर्माता है। कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो निर्माता है, जो भारतीय संविधान की जो निर्माता है, वो कौन है? वो भारत की जनता है। ध्यान देना, इसमें कहा गया है कि संपूर्ण का मतलब पूरा, प्रभुत्व कि सभी लोकतंत्र पर किसका अधिकार है? लोकतंत्र, इस भारतीय संविधान पर, भारत देश पर किसका है? गण, लोगों का राज्य है। कि भारतीय जनता ही भारतीय संविधान की निर्माता है। जनता ने स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, अधिनियमित किया है और आत्मसमर्पित भी किया है। जैसा कि हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखा, इसे किसी अन्य संस्था द्वारा भारतीय लोगों पर थोपा नहीं गया है। अर्थात भारतीय संविधान को भारतीय लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार ग्रहण किया है। इसको किसी अन्य संस्था के द्वारा भारतीय लोगों पर थोपा नहीं गया है। ठीक है ना? यह जो संविधान है भारतीय लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। अर्थात किस पर आधारित है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। इसमें राज्य व राष्ट्र का प्रमुख वंश परंपरागत न होकर निर्वाचित है। तो यहां पर परंपरागत शासन प्रणाली नहीं चलती है कि राजा का बेटा राजा होगा। यहां पर जो शासन प्रणाली है वो परंपरागत और वंशानुगत न होकर निर्वाचित होती है। और निर्वाचित का मतलब होता है कि चुनाव के द्वारा शासन का अध्यक्ष चुना जाता है, जो कि हमारे यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है बेटा। ये पहली बात हो जाती है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार है और भारतीय जनता के द्वारा ही भारतीय संविधान को बनाया गया है। भारतीय संविधान बनाने में भारतीय जनता ही उसकी निर्माता है। इसे किसी अन्य संस्था के द्वारा नहीं थोपा गया है, पहली बात। दूसरी बात जो आती है वो आती है प्रस्तावना, जो कि आप पढ़ चुके हो। ये विशेषताओं की बात हो रही है। दूसरी जो आती है वो आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसकी आर्थिक समानता, न्याय, बंधुता से एकत्रित होकर सभी भारतीय संविधान को क्या करते हैं बेटा? ग्रहण करते हैं। ठीक है ना? कि अंतिम प्रभुसत्ता किसमें निहित है? हम भारत के लोग भारत को, अर्थात भारत के लोग, अर्थात अंतिम प्रभुसत्ता जनता में निहित है। प्रस्तावना में यह कहा गया है। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा लिखित व निर्मित संविधान। विश्व का सबसे बड़ा लिखित व निर्मित संविधान। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, संविधान है, ये ध्यान रखना कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। किसका है? भारत का। कैसा संविधान है? लिखा संविधान है। ठीक है ना? निर्मित का मतलब इसको बनाया गया है। किनके द्वारा? संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। तो भारतीय संविधान एक लिखित, एक निर्मित संविधान है। ध्यान देना, भारतीय संविधान कैसा संविधान है? सबसे पहली बात है कि ये सबसे बड़ा संविधान है। और सबसे बड़े संविधान के साथ साथ ये लिखित संविधान है। और लिखित के साथ साथ ये कैसा संविधान है? निर्मित संविधान है। तो भारतीय संविधान लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। इस संविधान में सबसे बड़े होने के साथ साथ 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान की बात करें तो जब बना सन 1949 में, 1949 में, तो उस समय मात्र 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। तो इसमें 395 अनुच्छेद, भागों की संख्या है 22, अनुसूचियां कितनी है? 12। जबकि सबसे छोटा संविधान किस देश का है? अमेरिका का। कितने अनुच्छेद हैं? ओनली ऑन 7 आर्टिकल, अर्थात 7 अनुच्छेद हैं। संविधान की अगर हम बात करें तो 147 जो अनुच्छेद है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में। विशाल होने की बात करें, विशाल होने की, तो सबसे बड़ा या सबसे विशाल भारत का है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ओनली ऑन 147, ठीक है ना, 147 अनुच्छेद है। और बेटा साथ ही साथ
सॉरी, कनाडा के संविधान में 147 है, दक्षिण अफ्रीका में 153 अनुच्छेद है। हमारा संविधान व्यापक व विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान कैसा संविधान है? व्यापक व विस्तृत संविधान है। व्यापक व विस्तृत, व्यापक का बड़ा मतलब भी बड़ा होता है, विस्तृत का मतलब भी बड़ा होता है। तो यह संविधान सबसे बड़ा है, ठीक है ना बेटा। इसको लिखने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। इस भारतीय संविधान में अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं और 101 जो संशोधन हो चुके हैं वो जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीएसटी से। उसके बाद आती है संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था आती है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। तो संसदीय भारतीय संविधान में कौन सी शासन, देखिए एक होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है और वो पद राष्ट्रपति का होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में 2 पद होते हैं, एक राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, एक शासन का अध्यक्ष होता है। राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है और शासन का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो भारत में शासन की अगर हम बात करें तो संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, वहां पर सिर्फ देश का, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है बेटा? डोनाल्ड ट्रंप। भारत के अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो रामनाथ कोविंद है और भारत के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो तो आप जानते ही हो कौन है बेटा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन को अपनाया गया है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, क्योंकि सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं बेटा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं? देखिए यहां मैं लिख देता हूं सरकार, और सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है बेटा न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं सरकार के, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब भारतीय संविधान में संसदीय शासन को अपनाया गया है। इस प्रणाली में कार्यपालिका संसद अर्थात व्यवस्था के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो कार्यपालिका जो है वो संसद या व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। क्योंकि व्यवस्थापिका को विधायिका या संसद भी कहा जाता है और व्यवस्थापिका को अनेक देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे देखिए कि राष्ट्र का प्रमुख जहां संवैधानिक या नाम मात्र का कार्यपालक होता है, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्र का प्रमुख जहां संवैधानिक व नाम मात्र का कार्यपालक होता है, वही शासन का जो प्रमुख होता है वो वास्तविक होता है। तो भारत में संघात्मक या संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, इसलिए राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है। कई देशों में सिर्फ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो वहां पर सिर्फ राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और शासन का जो नेतृत्व करता है, संपूर्ण जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। उसके बाद आते हैं अधिकार, जो कि आपके सिलेबस में भी है, मौलिक अधिकार व कर्तव्य। चौथा पॉइंट ये हो गया। 5वां है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। तो बेटा मौलिक अधिकारों की बात करें, मूल कर्तव्य। तो मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो भारतीय संविधान में भारतीय जनता को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। हम बात करें कि भारतीय संविधान में भारतीय जनता को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 7 मौलिक अधिकार, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान को संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मैं कह रहा हूं किए गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं।
अब जो 6 मूल अधिकार है वो कौन कौन से हैं आगे पढ़ेंगे डिटेल से, मैं आपको नाम बता देता हूं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बेटा, पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो हो गए आपके 6 मौलिक अधिकार। अब ये 7वां जो मौलिक अधिकार है इसको हटा दिया गया है। ये कौन सा था? क्योंकि भारतीय संविधान में कानून सबके लिए बराबर है। कैसा है बेटा? बराबर है। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों के नाम बता दिए गए हैं। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति एक जैसी नहीं होती। संपत्ति सबके पास समान पाई जाती है क्या? नहीं पाई जाती, क्योंकि आपके पास संपत्ति ज्यादा है, किसी के पास कम है, मेरे पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। घर में भी हम देखते हैं पैसा, संपत्ति, धन दौलत एक समान होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। किसकी श्रेणी में शामिल कर दिया गया है? कानूनी अधिकारों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। अब देखिए आगे, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और बेटा 6 मौलिक अधिकार और 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा भारतीय लोगों को प्रदान किए गए हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा या संवैधानिक दायित्व होगा। जो मूल कर्तव्य है ना, देश की रक्षा करना, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, सार्वजनिक संपत्ति, इनकी रक्षा करना, तो ये प्रत्येक व्यक्ति का बेटा दायित्व होता है। मान लीजिए आप किसी पार्क में जा रहे हैं, तो आपका दायित्व है कि आप वहां देख रेख करें, ना कि तोड़ फोड़ करें, ठीक है ना। आप किसी सार्वजनिक संपत्ति पे जा रहे हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसको देखें। बहुत से लोग क्या होते हैं, जो कुरापाती लोग होते हैं, वो नुकसान पहुंचा देते हैं, परंतु आप ऐसे नहीं हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं, स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, और स्वतंत्र भारत की देखरेख करना, उसके मूल कर्तव्यों का निर्वहन करना हमारा परम कर्तव्य, दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। उसके बाद आते हैं मूल अधिकारों के बाद, मूल अधिकार पता रह गया कितने हैं? 6। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। उसके बाद आता है 6वां पॉइंट, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। कौन सा आता है? नीति निर्देशक तत्व। अब ये जो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, ये राज्य के होते हैं। किसके होते हैं? राज्य से मतलब राष्ट्र के होते हैं। इनमें क्या होता है नीति निर्देशक तत्वों में बेटा? नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के भाग 4 में, जिस तरह भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ये तत्व वे विचार है, ध्यान दे लेना। नीति निर्देशक तत्व क्या है? ये तत्व वे विचार है जो भावी सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। कि यह वे विचार है, ये तत्व, नीति निर्देशक तत्व वे विचार है जो भावी सरकार जो बनने वाली है उसके पथ प्रदर्शक के रूप में ये भूमिका का क्या करते हैं बेटा? निर्वहन करते हैं। ये न्यायालय में वाद योग नहीं होते। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकते। बाकी नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जाता, मूल अधिकारों को न्यायालय में ले जाया जा सकता है। यहाँ हम 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं, 6 विशेषताएं पढ़ चुके हैं। 6 विशेषताओं में हमने बेटा डिटेल्स पढ़ी है। आप वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, तो उसको आप नोट करें अपने रजिस्टर में। वैसे तो मैंने आपको नोट्स पहले भी भेज दिए हैं, और जल्दी आप लोगों के स्कूल्स कोचिंग्स ओपन होने वाले हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं वो बेटा हम क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप ये 6 पॉइंट्स जो हमने बताए हैं, भारतीय संविधान की जो विशेषता बताई है, कब इसको लागू किया गया था बनाना, कब इसको समाप्त किया गया है, ठीक है ना। और बाकी की जो और विशेषताएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कि भारतीय संविधान 9 दिसंबर 1946 को बनना स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे छोटा अमेरिका का है।
ठीक है ना। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है? भारतीय संविधान। प्रस्तावना में भारतीय संविधान की हमने व्याप्त की है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल निर्मित संविधान है भारतीय संविधान। संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है भारत में, क्योंकि कई जगह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है। मौलिक अधिकार व मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार 6 है, ये न्यायालय में वाद योग है, भाग 3 में वर्णित है। मूल कर्तव्य 11 है, ये भाग 4 के लिए। नीति निर्देशक तत्व वे विचार है जो एक भावी सरकार के पथ प्रदर्शक के रूप में एक निर्वहन कार्य करते हैं, भाग 4 में ये वर्णित है। ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ से लिए गए हैं और भारतीय संविधान में इनको क्यों ग्रहण किया गया है। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, ध्यान से किताब खरीद लीजिएगा सारे स्टूडेंट। एनसीईआरटी का पैटर्न है। धन्यवाद।